दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त सोरखी गांव में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन डीएससी समाज की तरफ से किया गया था। डीएससी समाज के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद है, स्वामी डॉक्टर स्वदेश कबीर जी। उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ आयोजन था और क्या कुछ आज यहाँ पे आयोजन किया गया। नमस्कार जी। नमस्कार। सोरखी गांव के साथ साथ 4-5 गांव और हैं, मिलकर के सबने आज ये हमारा स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ था। जैसा कि डीएससी बहाल हुआ है काफ़ी लंबे अरसे के बाद, सरकारी नौकरियों में शिक्षाएं पहले हो गया था, वो तो 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद सड़क से संसद की लड़ाई हमने लड़ी। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, नाम अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं, बड़ा लंबा संघर्ष हुआ था। तो आज वो दिन देखने को मिला है। तो आज हमारे वंचित अनुसूचित जातियों के बच्चों को जो हमारा निवाला पिछली सरकारों ने हमसे छीन लिया था, वो निवाला माननीय नायब सिंह सैनी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें दिया है। तो उसी उपलक्ष्य में सभी पूरे हरियाणा का डीएससी समाज हमारा मान सम्मान कर रहा है, हमारा इस्तकबाल कर रहा है। तो हम भी लगातार समाज में जा रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। समाज में बहुत सारी अभी कमियां हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं। नशा मुक्ति का काम कर रहे हैं हम। कुछ लोग जुए की आदत में भी हैं, कुछ लोग बहुत ऐसे कि अशिक्षित हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है। तो वंचित समाज है, गरीब समाज है। तो अभी हमारी टीमें गठित हुई हैं, तो गांव-गांव, गली-गली जा करके हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चल करके, संत कबीर साहब के सिद्धांतों पर चल करके और हमारे महापुरुष जितने भी हैं उनके सिद्धांतों पर चल के हम ये काम कर रहे हैं। तो आज सोरखी गांव में समाज के सभी, धाणक, वाल्मीकि, खटीक, सांसी और बाजीगर, सभी समाजों ने मिलकर स्वागत किया है। तो इसी कड़ी में हम चल रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे हरियाणा को हम एक दिशा और दशा देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी एक बड़ा संगठन हम खड़ा करेंगे जो 35 लाख लोगों का है, संगठन खड़ा होगा। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सौगात माननीय नायब सिंह सैनी ने दी है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है तन मन धन से डीएससी समाज। और आश्वस्त भी करते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि जिस प्रकार से अब बहुत मझधार में जो नैया थी और डीएससी समाज के कारण जो है, डीएससी समाज की वोटों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो मुख्यमंत्री से भी ये हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी डीएससी समाज को तवज्जो दे भी रहे हैं, आगे भी देंगे। और हमारे जितना उत्थान होगा सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, तो वो उत्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार करेगी। और नायब सिंह सैनी एक बहुत ही सज्जन, मृदुल और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व है। आप देख भी रहे होंगे कि चंद समय में उन्होंने इतनी बड़ी ख्याति, इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि कोई आज तक कर नहीं पाया कोई मुख्यमंत्री। और जिस नेता का गुणगान माननीय प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंद से करें, तो वास्तव में ही बहुत ही निराले मुख्यमंत्री हैं। एक नायब हीरे की तरह ही मुख्यमंत्री हैं। तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और पूरे हरियाणा की जनता को, खासकर गरीबों को, गरीब किसी भी कौम में हो, गरीबों के प्रचार प्रसार करके अपनी बातों को, उनके उत्थान में, उनके चौमुखी की विकास में बहुत सारी योजनाएं सरकार लगातार चला रही है। उन योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो और योजनाएं आम जनता को, गरीबों तक पहुँचे, ये काम हम लगातार करने जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम सोरखी गाँव में पहुँचे। आप अपने नाम के पीछे कबीर भी लगाते हैं और कबीर की शिक्षाओं पे अक्सर बोलते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन कबीर की शिक्षाओं की जब बात आती है और डीएससी समाज की अगर आप बात करते हैं, तो दुर्भाग्य ही है कि डीएससी समाज के लोग सबसे ज़्यादा चिकन खाते हैं। चिकन की दुकानें अक्सर आप देखते हैं तो कबीर के अंदर फोटो लगी हुई होती है और बाहर चिकन बन रहा होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? कबीर की मूर्ति रखना, कबीर को सिर्फ गुरु मानना ही बेस्ट है या फिर उसकी शिक्षाओं को भी अनुसरण करना चाहिए? देखिए, किसी भी संत महात्मा को उसके गुण से और उसके ज्ञान से माना जाता है। और संत कबीर ने तो एक जगह लिखा भी था, बहुत बड़ी बात लिखी थी संत कबीर महाराज ने, और वो तर्कसंगत बात है और बहुत गहरे उसके विचार हैं। उन्होंने कहा था कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं कि किसी साधु संत की जात पे न जाइए, उसके ज्ञान पे जाइए, उसकी बुद्धि पे जाइए। क्योंकि युद्ध भूमि में जब कोई योद्धा लड़ने जाता है तो तलवार का मोल होता है, म्यान का मोल नहीं होता। तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
कबीर साहब तो रूढ़िवादियों के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, सांप्रदायिकतावाद के भी खिलाफ थे, और जो आज धार्मिक कृतियां हैं देश में उनके भी खिलाफ थे। तो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया था कि कर्म की बात है, कर्म करें। जिस प्रकार कृष्ण ने भी कर्म की बात की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी प्रकार कर्म की बात ही संत कबीर ने की। जो आपने मांस खाने की बात की है, तो मांस तो कबीर साहब ने तो बिल्कुल निषेध रखा हुआ था, और कबीर साहब ने मांस पे भी बहुत बड़ा दोहा लिखा था। उन्होंने लिखा था, बकरी घास खात है ताकि मोटी खाल, जो नर मांस खाता है उसका क्या हाल। जो बकरी घास खा रही है तो घास खा के बकरी की खाल इतनी मोटी हो गई है, लेकिन जो लोग बकरी खाएंगे या मांस खाएंगे उनका क्या हाल होगा। तो ये तो कबीर साहब ने बहुत बड़ा गहरे विचारों में कहा था। तो हम धीरे धीरे इस बात पे भी समाज को, बहुत लोगों को हमने सामूहिक तौर पे मांस न खाने की शपथ दिलाई भी है, जुआ न खेलने की शपथ दिलाई है, नशा न करने की शपथ दिलाई है। लगातार हम घूम घूम करके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी हमने लोगों को कहा है कि भाई इन कुरीतियों से दूर रहो। जब समाज का उत्थान तभी होगा, समाज में शिक्षा का प्रचार जितना होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। आज की दुनिया, आज का देश विदेश शिक्षा के आधार पर चलेगा। जो जितना शिक्षित होगा वो उतना आगे बढ़ेगा, वो उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि स्वदेश कबीर जी कोई संगठन बना रहे हैं, तो मकसद चुनाव लड़ना है या क्या कुछ मकसद है उस संगठन का? देखिए, चुनाव लड़ना तो कभी मकसद नहीं रहा। 18 वर्षों के संघर्ष में बहुत पार्टियों ने हमें एमएलए की टिकट देना चाहिए, सांसद की टिकट देना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहा। आज भी पिछली सरकारों ने भी हमें कहा था, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप जो चाहें वो ले लें पद हमारी सरकार में, तो उनको ही मना कर दिया था। आज नायब सिंह सैनी जी भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमें कई बार बोलते हैं कि आपकी व्यवस्था क्या करनी है सरकार में, आप हमें बताएं। तो उनको भी हमने कहा कि हम तो एक सामान्य व्यक्ति होकर के आपका प्रचार प्रसार, चूँकि आपने बहुत बड़ा काम करके, एक ऐतिहासिक काम करके दिया, डीएससी समाज के बच्चों का निवाला जो छिना हुआ था वो वापस ला के दिया है, तो हम तो एक सामान्य व्यक्ति होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, देश में करेंगे, विदेश में करेंगे, अपने राज्य हरियाणा में करेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा के बारे में तो मैंने अब बोल ही दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा को तो हमने श्राप दिया हुआ है, वो तो ज़िंदगी में कभी दोबारा मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, क्योंकि उसने इतना घिनौना और घटिया काम किया हुआ है डीएससी समाज के साथ। माताओं बहनों पर लाठियाँ चलवा करके, उनके हाथ पैर तोड़ के, हमारे हज़ारों निहत्थे लोगों पर लाठियाँ चलवा के, उनको जेलों में बंद करके उन्होंने इतना गलत कर्म किया था। उनको तो श्राप दिया ही हुआ है और श्राप उनको लगा हुआ है। आज भी आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और उसकी पूरी गुलाबी गैंग ये आश्वस्त थी, सारे ढोल बाजे और रथ आ गए थे। रथ रोहतक में देखा आपने, रथ भी आ गए थे, ढोल बाजे भी आ गए थे। बड़े बड़े लोगों ने, जो स्वयंभू लोग थे, उन्होंने रेस्ट हाउस में कब्जे भी कर लिए थे। बड़े बड़े अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमीशन रैंक के अधिकारी थे, वो भी उड्डाई कोठी पे हाजिरी मारना शुरू करने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त थे कि हमारी सरकार तो बनी है। कोई 70 की बात कर रहा था, 70 पार आएंगी, कोई 65 सीटों की बात कर रहा था, लेकिन डीएससी समाज ने कांग्रेस का रथ को रोक दिया, विजय अभियान को रोक दिया। और हम जब तक हमारी सांसें रहेंगी, हम ये प्रण करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में नहीं आने देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लिए भी और इस पूरे देश के लिए भी एक दीमक की तरह है, जो अंदर ही अंदर इस देश को खा सकती है, हरियाणा को खा सकती है। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। छोटा सा सवाल और कि जो कबीर हैं, स्वदेश कबीर जो हैं, उन्होंने पोशाक जो है भगवा धारण की हुई है, और जो बीजेपी के गुण हमेशा गाते हुए नजर आते हैं, मनोहर लाल खट्टर की बात हो, नायब सैनी की बात हो या नरेंद्र मोदी की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा का जो पद था उसके लिए आपका नाम उछला भी, लेकिन कमी कहाँ रह गई? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद ही मना किया था। मुख्यमंत्री चाहते थे मेरा नाम आगे भेजना, और उन्होंने अपनी तरफ से भेजा भी। हालांकि मैंने अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया था इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके सामने
लिस्ट में मेरा नाम था राज्यसभा के लिए, और मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि भी डीएससी समाज के एक बड़ा चेहरा हैं स्वदेश कबीर जी, और एक संत के रूप में भी हैं, तो ये राज्यसभा में आते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और देश की राजनीति में एक अलग बात होगी। लेकिन मैंने स्वयं ही उनको मना किया था कि मैं कोई पद नहीं चाहता हूँ, ना कोई प्रतिष्ठा चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति होकर के, एक संत के रूप में होकर के काम करेंगे, आपके हाथ मजबूत करें, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात बीजेपी ने हमें दी है, इसलिए बीजेपी गुणगान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमने तो कभी कांग्रेस के भी गुणगान किए थे। ये पूरा डीएससी समाज, सारे वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, भैया, मिरासी, सीकर, ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे कभी। तो असली कांग्रेस ही यही थी। जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को कभी वोट ही नहीं दिया। ये तो कांग्रेस के बड़े लीडर जानते हैं। लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा ने इस रीढ़ पे ही प्रहार कर दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने इस डीएससी समाज का ही निवाला हमसे छीन लिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया हमारे पक्ष में, उसके बाद भी उस भूपेंद्र हुड्डा की चोंच नहीं खुली। मैं तो कहूँगा उसकी चोंच नहीं खुली कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का निर्णय आ गया, उसके बाद भी उसने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि भाई मैंने हक छीना था डीएससी समाज का, मैं लौटाऊंगा, इनको वापस दूंगा। एक जज के मानने से, हाई कोर्ट के एक जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, वो भी दबाव में दिया था। उस जज के फैसले को तो अगले दिन मान लिया हुड्डा ने, अगले दिन मान के हमारा डीएससी खत्म कर दिया, ये ब्लॉक खत्म कर दिया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, जिसकी अध्यक्षता धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने की थी, उतना बड़ा निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्णय आने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा की चोंच नहीं खुली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो ना, अब हमारे जिनको हम बड़े भाई बोलते हैं, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। और वो लोग तो मौका परस्त लोग हैं, वो तो मौका देखते हैं, जिधर उनको दिखता है कि इधर भारत उधर चले जाते हैं। असली कांग्रेस तो ये डीएससी समाज ही था, जिसको भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खंजर लेकर के पीठ में छुरा घोंप दिया डीएससी समाज के। आज भूपेंद्र हुड्डा पछता रहा है, माथा पड़ के रो रहा है भूपेंद्र हुड्डा। हमने खुद देखा रोते हुए उसको कि मार गया मुझे डीएससी समाज, मेरी गलती होगी बहुत बारी, अब गलती मान, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो एक ही बात है कि अंतिम सांस उसकी कब तक चले। अब तो यही देखना हमने, क्योंकि हमने तो शराब दिया हुआ उसे, हम शराब वापस ले नहीं सकते, जो दे दिया शराब। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आज स्वामी स्वदेश कबीर जी हमारे जो है यहाँ साथ हम आए हैं स्वामी स्वदेश कबीर जी के, और जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो हमारा डीएससी वर्गीकरण लागू किया है, उसके लिए मैंने 2 शब्द सीएम साहब के लिए लिखे हैं। हो नायब सैनी जी का प्यार सबके दिल पे कर रहा राज, सब कह रहे से यो नायब सैनी करेगा बेड़ा पार। हो नायब सैनी जी का प्यार, प्रधानमंत्री आवास योजना खूब चलाई, गरीबों के सर छत ल्या के ने उनकी जान बचाई। प्रधानमंत्री आवास योजना खूब चलाई, गरीबों के सर छत ल्या के ने उनकी जान बचाई। पढ़े लिखों का साथ निभाया, नौकरी दे के काम चलाया, सब कह रहे से नायब सैनी ने सबका साथ निभाया। हो नायब सैनी जी का प्यार। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नायब सैनी जी से और बीजेपी सरकार से लोग इतने खुश हैं कि पता नहीं गाने, कविताएं, क्या क्या जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी के लिए बनाए जा रहे हैं। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब कबीर महाराज की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, स्वामी स्वदेश कबीर जी की, मेरे देश की धरती, मेरे माथे का चंदन है। आप आए मान्यवर, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है।
में करके